हेलो एवरीवन। आज ये थर्ड लेक्चर है जो एंजाइम पे बेस्ड है। तो एंजाइम का हम काफी बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। एंजाइम से जुड़े हमने बात की थी उसके स्ट्रक्चर, उसके वर्किंग के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम को इफेक्ट करते हैं, राइट। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी पे किस तरीके से काम करते हैं एंजाइम्स, पूरा मैकेनिज्म क्या है एंजाइम के वर्किंग का। तो वो सब चीजें हम कवर कर चुके हैं। ये लास्ट लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स का और एंजाइम का भी, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एंजाइम से जुड़े सर्टेन अदर फैक्टर्स, यानी कि एंजाइम की इनिबिशन कैसे होती है, राइट। और एंजाइम की क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। एंजाइम, जैसे मैंने कहा, एंजाइम जो है वो कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक होते हैं, रिएक्शन को स्पीडन अप करवाते हैं, राइट। अब ये है कि एंजाइम जो है उसका एक नेचर और था कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जिस सबस्ट्रेट को उन्होंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है वही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे वो काम करेंगे, अदर देन कोई और सबस्ट्रेट जो है वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ इनिबिशन के बारे में। इनिबिशन जो है वो उसी सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है। इनिबिशन का मतलब कि एंजाइम की एक्टिविटी को हैम्पर करना। ठीक है। इनिबिशन जो है इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ अफेक्टिंग और स्टॉपिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी को स्टॉप करना, रिड्यूस करना, ये प्रोसेस को इनिबिशन कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। और जो कंपाउंड्स, जो एलिमेंट्स जो है एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं, इनिबिट करते हैं, उन्हें इनिबिटर्स कहा जाता है। इनिबिटर्स आर दोज कंपाउंड्स और दोस्त बायोमोलिक्यूल्स यू कैन से हियर, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं। ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स टू इनिबिट एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है। इनिबिट एंजाइम एक्टिविटी। एनसीईआरटी जो है वो मेनली फोकस करती है एक टाइप ऑफ इनिबिशन मैकेनिज्म पे। वैसे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म रहते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। अलग अलग मैकेनिज्म है जिसमें से हमें मेनली फोकस करना है कॉम्पिटिटिव मोड ऑफ इनिबिशन पे। तो उसके बारे में बात करते हैं, उसकी रेफरेंस में मैं थोड़ा सा डिफरेंट चीजें और भी बताऊंगी आपको। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ये वो मैकेनिज्म है जिसपे इनिबिटर कॉम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ टू बाइंड एक्टिव साइट। ठीक है। तो ये है लेट्स से सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है जिसको एंजाइम के साथ बाइंड करना था, फाइन। और दिस वन इज इनिबिटर जो सबस्ट्रेट से मैच कर रहा है। अगेन मैं यहां पे बात कर रही हूं फिजिकल एस्पेक्ट पे। ठीक है। यहाँ पे हम डायग्राम की हेल्प ले रहे हैं, आप देख रहे हो फिजिकली सबस्ट्रेट और इनिबिटर काफी मैच कर रहे हैं शेप में, फाइन। इनके टिप जो है वो काफी मैच कर रही है। अब हम एक्टिव साइट की बात करते हैं। एक्टिव साइट कुछ इस तरीके से है एंजाइम की। अब एंजाइम जो है उसके साथ इनिबिटर भी बाइंड कर सकता है, सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है। लेकिन एक केस ये है कि अगर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट दूसरा केस ये है कि इनिबिटर अगर बाइंड किया एक्टिव साइट पे तो एंजाइम जो है वो उसे प्रोडक्ट में प्रोसेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनिबिटर का फेट नहीं है, वो डेस्टाइंड नहीं है प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है। तो एंजाइम जो है वो कुछ भी प्रोसेस, कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएगा इनिबिटर की उस केस में। तो क्या कर देगा, एक्टिव साइट को जस्ट ब्लॉक करेगा। तो सबस्ट्रेट और इनिबिटर के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। ठीक है। अगर इनिबिटर बाइंड कर जाता है यहां पे तो रिएक्शन बंद हो जाएगी, वहीं अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा तो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाएगी। तो हमारे पास दोनों केस में से कुछ भी बाइंड करता है तो अपोजिट आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे सबस्ट्रेट बाइंड किया तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी, इनिबिटर बाइंड किया तो रिएक्शन रुक जाएगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। हमने क्या देखा कि इनिबिटर जो है वो कॉम्पीट कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ। लेट्स से वी हैव इनिबिटर मॉलिक्यूल्स एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, राइट। 10 इनिबिटर मॉलिक्यूल्स हैं, 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं और 10 ही एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि 10 एक्टिव साइट है बाइंड करने के लिए। तो 50-50%, 60-40% चांसेस हैं
कि इनिबिटर या सबस्ट्रेट बाइंड करे, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, जो सक्सेसफुली एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा और अल्टीमेटली उसी हिसाब से रिएक्शन स्टॉप या प्रोसीड होगी, राइट। वही अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर इनिबिटर की क्वांटिटी और नंबर ज्यादा है, उस केस में क्या होगा? अगर 100 इनिबिटर मॉलिक्यूल्स हैं और 10 एक्टिव साइट्स हैं, तो हमारे पास चांसेस है कि सारे के सारे इनिबिटर्स एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करके उसे ब्लॉक कर देंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिनिमल अमाउंट में भी नहीं होगी। तो हमारी बॉडी में ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो उस केस में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी स्टॉप हो सकती हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो है उसका एक फायदा है इस केस में, वो क्या कि ये रिएक्शन, ये इनिबिशन जो है रिवर्सिबल है। सो आप देख रहे हो अगर हमारे पास इनिबिटर के नंबर बढ़ रहा है तो एंजाइम जो है वो उसकी एक्टिव साइट ब्लॉक हो रही है। वही अगर हम सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ा दे, यहाँ पे 1000 कर दे, तो प्रोबेबिलिटी बाइंड करने की किसकी ज्यादा बढ़ गई? किसकी बढ़ गई? सबस्ट्रेट की। 10 एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन इनिबिटर के साथ बढ़ गया ना, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का। तो उसी वजह से अब सबस्ट्रेट जो है, जैसे अगर हम सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ाएंगे, सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो उस केस में एक्टिव साइट पे बाइंड करने के चांसेस सबस्ट्रेट के ज्यादा हो जाते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो एंश्योर हो जाती है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? रिएक्शन को रिवर्स कर पाते हैं, इनिबिशन को रिवर्स कर पाते हैं, राइट। तो ये है हमारे पास एक्चुअल कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। और इस तरीके का इनिबिशन आप देख पाते हो क्रेब्स साइकिल की एक रिएक्शन में, जिसमें सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस को की एक्टिव साइट को, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक करने के लिए जो इनहिबिटर रहता है वो रहता है मेलोनिक एसिड यानी कि मेलोनेट, ठीक है। जबकि इसका सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट जो है वो सक्सिनिक एसिड है यानी कि सक्सिनेट है। बट अगर सक्सिनिक एसिड की जगह मेलोनिक एसिड यानी कि मेलोनेट बाइंड करता है तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस की एक्टिविटी खत्म हो जाती है। मेलोनेट क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं? इस रिएक्शन को रिवर्स, इस इनिबिशन को रिवर्स करने के लिए हम सक्सिनिक एसिड की क्वांटिटी और नंबर बढ़ा के रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का ये फायदा होता है कि ऐसी रिएक्शन जो है, ऐसे इनिबिशंस जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। Whereas if we'll talk about non-competitive inhibition, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में क्या होता है कि जैसे कि ये एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में। तो नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में एक्टिव साइट के लिए जो सबस्ट्रेट है वो है ये, ठीक है। लेकिन इनिबिटर जो है वो है लेट्स से दिस। अब आप बोलो इनिबिटर तो अलग शेप का है, सबस्ट्रेट अलग शेप का है। सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ कंपैटिबल है, बल्कि इनिबिटर नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, एंजाइम में कई बार एंजाइम में हमारे पास एक्टिव साइट के अलावा और भी साइट हो सकती हैं अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट तो स्पेसिफिकली सबस्ट्रेट के बाइंड करने के लिए ना, उसके बाकी साइट जो है उसके कोफैक्टर्स को बाइंड करने के लिए हो सकती है, यानी कि कुछ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम को फंक्शनल बनाते हैं, ठीक है। सो अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेस है तो इनिबिटर जो है वो वहां पे जाके बाइंड कर सकता है। अब सबस्ट्रेट जो है अब यहाँ पे बाइंड कर गया, ठीक है, इनिबिटर जो है वो यहाँ पे आके बाइंड कर गया, राइट। इनिबिटर ने तो एक्टिव साइट ब्लॉक नहीं की ना, सबस्ट्रेट तो बाइंड हो रहा है। तो ऐसे केस में इनिबिटर जो है वो अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करके एंजाइम की शेप जो है वो डिफॉर्म कर देता है, यानी कि उसकी शेप में मॉडिफिकेशन ले आता है, उसके अरेंजमेंट में मॉडिफिकेशन ले आता है, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिव नहीं रह पाता, अपना काम नहीं कर पाता। सबस्ट्रेट की क्वांटिटी आप बढ़ाते भी जाओगे, सबस्ट्रेट तो एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा लेकिन वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। सो दिस इज अबाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो साइनाइड पॉइजनिंग के केस में जब साइनाइड पॉइजनिंग होती है तो उसके केस में यही होता है, साइनाइड जो है वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता है, ठीक है। एक्टिव साइट पे बाइंड करने के बजाय वो अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करके एंजाइम के स्ट्रक्चर को खराब करके रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, ठीक है, एंजाइम की फंक्शनैलिटी को खत्म कर देता है। सो दिस इज अबाउट इनहिबिशन। और इनहिबिशन में जो इनिबिटर्स हैं
वो एक मेन फैक्टर रहते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करने के लिए। सो फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी जो हमने लास्ट लेक्चर में डील किया, उसमें टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एज वेल एज इनहिबिटर्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीटली अबाउट इनहिबिशन जो आपको डील करना है। नाउ विल मूव टू द टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, जिसमें आप 6 पर्टिकुलर क्लासेस डील करने वाले हो। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, जैसे हमने बात किया कि 6 पर्टिकुलर क्लासेस हैं जो हमें डील करनी होती है एंजाइम की। 6 क्लासेस हैं, सीक्वेंस में हमें डील करनी है। जितनी भी मैं क्लासेस बताऊंगी उसको सीक्वेंशियली डील करना है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे, शफलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो 6 क्लासेस है हमारे पास एंजाइम की। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है वो इस क्लासिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बायोकेमिस्ट्री बेस्ड यूनियन जो है उसने 6 पर्टिकुलर क्लासेस बनाई है एंजाइम की, जिसमें अलग अलग एंजाइम को उनकी एक्टिविटी पे बेस्ड अलग अलग क्लासेस दी गई हैं। तो सबसे पहली क्लास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली है ऑक्सीडो रिडक्टेज। जैसे मैंने कहा कि उनके फंक्शन पे बेस्ड है, उनकी एक्टिविटी कैसी रहती है उस पे बेस्ड है क्लासेस। सो ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज वो है, वो एंजाइम सेट ऑफ एंजाइम इंक्लूड करती है ये क्लास, जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो मैं सिंपल फॉर्म में यहां पे मेंशन करूंगी। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो एक एग्जांपल देती हूं यहां पे किस तरीके की रिएक्शन होगी। ये है हमारे पास RH, एक सबस्ट्रेट है R बॉन्ड H, और एक है R/। ठीक है, या मैं आपको थोड़ा सा ईज करने के लिए S मेंशन कर रही हूँ। दिस इज अनदर सबस्ट्रेट। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो R से बॉन्ड को ब्रेक करके S की तरफ शिफ्ट हो रहा है, S के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, S और H। ठीक है, सो क्या हुआ, रिडक्शन हुई, S की रिडक्शन हुई, R की ऑक्सीडेशन हुई, हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफर हुआ, H ट्रांसफर हुआ। ठीक है, H ट्रांसफर हुआ। तो इस वजह से हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो इस तरीके की रिएक्शन जो भी एंजाइम्स करवाते हैं वो ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। सो इसमें मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगी। मैं वो एग्जांपल्स मेनली यहाँ पे मेंशन करूंगी जो आपको आगे भी याद करनी है ताकि आप रिलेट कर सको। दिस एग्जांपल इज फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, दैट इज पायरुवेट, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीडेस, रिडक्टेस, कैटलेस। ठीक है, ये सारी जो है वो ऑक्सीडो रिडक्टेस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। डिहाइड्रोजिनेस नाम से ही पता चल रहा है, डिहाइड्रोजिनेस, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है, राइट। सो ये ग्लाइकोलिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, सो जैसे जैसे आप रेस्पिरेशन वाला चैप्टर डील करेंगे वहां पे आप रिलेट कर पाएंगे कंप्लीटली इन एग्जांपल्स को भी। So moving towards the second class, transferase. ट्रांसफरेज मतलब वो सेट ऑफ एंजाइम्स जो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करवाते हैं। अब आप बोलो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप हो रहा है अगर, तो इस केस में भी तो यही हुआ, हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ दूसरे सबस्ट्रेट के पास, बट यहाँ पे ग्रुप जो होगा इट शुड बी अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर रही हूं, एंड दिस एग्जाम्पल इज ट्रांसएमिनेस। ट्रांसएमिनेस जो है वो क्या है, अमीनो एसिड के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि अमीनो एसिड सिंथेसिस के दौरान अमीनो ग्रुप की जो ट्रांसफर करनी होती है, हमारी बॉडी में कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं, उस दौरान ट्रांसएमिनेस की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि वो अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करके न्यू अमीनो एसिड के सिंथेसिस में रोल प्ले करे। फाइन, सो मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड कैटेगरी, हाइड्रोलेस। इसको आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, सो हाइड्रोलेसिस जो है वो सेट ऑफ एंजाइम्स है जो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं विद एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड विद एडिशन ऑफ वाटर, विद
एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें आते हैं जो सेट ऑफ एंजाइम्स, वो है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि अमाइलेज, लाइपेज। इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा, यानी कि हमारे जितने भी बॉन्ड है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से जितने भी बॉन्ड्स बने हैं उसको हम रिकॉल करेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे ले लेती हूँ, लेट्स से ऑफ मैल्टोज। मैल्टोज कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, HOH। कैसे बना था ये मैल्टोज? जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, एक से H और एक से OH रिमूव हुआ था। अब सोचो, अब मैल्टोज जो है हमारी बॉडी में गया, हमें उसे डाइजेस्ट करना है इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सिंप्लीफिकेशन ग्लूकोज में होती है। तो अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल में सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, एक तो O हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो एक O यहाँ पे है। अब वाटर की प्रेजेंस में क्या होना है, H और OH, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में क्या होना है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होना है। अब ये HOH बॉन्ड जो था, O के पास H चला गया, यहाँ पे OH आ जाएगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह की रिएक्शंस जो है वो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। सो दीज आर थ्री पर्टिकुलर एंजाइम कैटेगरीज, एंजाइम क्लासेस। अगेन सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज आएगा, इसकी जगह आप हाइड्रोलेज नहीं लिख सकते, ठीक है, सीक्वेंशली लर्न करना है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज एंड देन हाइड्रोलेसिस, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में रहेगा। सो मूव करते हैं फोर्थ पर्टिकुलर क्लास। तो फोर्थ क्लास की बात करते हैं, यानी कि लाइस की बात करते हैं। सो लाइसिस इंक्लूड दो सेट ऑफ एंजाइम्स जो रिमूवल ऑफ ग्रुप से एसोसिएटेड है, और इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि जिस पर्टिकुलर कंपाउंड से ये ग्रुप को रिमूव करते हैं वहां पे ये डबल बॉन्ड छोड़ देते हैं। सो रिमूवल ऑफ ग्रुप से रिलेटेड है, ग्रुप का रिमूवल होगा, ठीक है। ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे, रिमूवल की बात कर रहे, रिमूवल ऑफ ग्रुप होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि लिविंग डबल बॉन्ड बिहाइंड। तो किस तरीके की रिएक्शन जो है यहाँ पे होगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। लेट्स से ये है हमारे पास इस तरीके का एंजाइम S ठीक है, इस तरीके का कंपाउंड है। X एक ग्रुप है और एक Y एक ग्रुप है जो इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, X और Y अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर मूव कर जाएंगे। सो X और Y ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया और यहां से रिमूव हो गए और इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक है। पीछे क्या रह गया, S और S/। अब इनके अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इन्होंने X या Y के साथ शेयर किए थे, ठीक है, वो बच गए। तो अब क्या होगा, S और S/ के पास एक बॉन्ड ऑलरेडी था, अब एक बॉन्ड और आ जाएगा। इस तरीके की रिएक्शन जो है वो लाइसिस इंक्लूड करते हैं, लाइसिस एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं। और एग्जाम्पल अगेन ग्लाइकोलिसिस से है एल्डोलेस। एग्जाम्पल्स रिलेट करेंगे, जैसे ही हम ग्लाइकोलिसिस डील करेंगे वहां पे ये एग्जाम्पल्स को जरूर रिलेट करेंगे। एल्डोलेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो उस रिएक्शन में बाइफर्केशन करता है, दो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट बनाता है नेक्स्ट पर्टिकुलर स्टेप के लिए, ठीक है। सो एल्डोलेस जो है वो एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है लाइसिस कैटेगरी का। फाइन, सो मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ पर्टिकुलर क्लास, ठीक है, आइसोमरेज। आइसोमरेज किसी भी तरीके के आइसोमर्स की फॉर्मेशन करनी हो तो वो ये पर्टिकुलर एंजाइम्स करवाते हैं। सो आइसोमर फॉर्मेशन, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, मॉलिक्यूलर, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो, किसी भी तरीके के आइसोमर फॉर्मेशन करनी हो वो इन्हीं पर्टिकुलर एंजाइम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एग्जाम्पल अगेन ले रही हूं, फॉस्फोफ्रक्टोम्यूटेस, यानी कि म्यूटेस और आइसोमरेज जिस पर्टिकुलर एंजाइम के साथ टर्म जुड़ा है वो आइसोमरेज कैटेगरी से है। सो फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज, ये एंजाइम भी आप डील करोगे रेस्पिरेशन में ही ग्लाइकोलिसिस के दौरान, ठीक है। सो आइसोमरेज है। नाउ द सिक्स्थ वन, लाइगेज। लाइगेसेस, लाइगेसेस आर दो सेट ऑफ एंजाइम्स जो एनर्जी को, एटीपी को यूज करके बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। सो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है यूजिंग एटीपी, स्पेसिफिकली
एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है इनको, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पे लेंगे हम एक ऐसे एंजाइम की जो आप बायोटेक्नोलॉजी में डील करोगे 12th में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में उसकी बात करोगे ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। वो एंजाइम है डीएनए लाइगेस। लाइगेस यानी कि डीएनए की जब पॉलीमराइजेशन हो रही होती है, जब रेप्लिकेशन हो रही होती है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है और न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना होता है, उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना होता है, तो लाइगेस की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे आप ये एंजाइम डील करोगे, ठीक है। तो ये है वो सेट ऑफ एंजाइम जो कि यूनियन ने, बायोकेमिस्ट्री यूनियन ने प्रॉपरली क्लासिफाई किए गए हैं। एंजाइम कमीशन जो है वो इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन का ध्यान रखती है और फर्दर क्लासिफिकेशन करती है एंजाइम की। वी हैव क्लासेस, सब क्लासेस और सब क्लासेस जिसमें एंजाइम्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। हायरार्कियल पूरा अरेंजमेंट है। सो अगर आपको, मैं सीक्वेंस के बारे में यहाँ पे साथ में बात कर रही थी कि इनको सीक्वेंशली इसे लर्न करना है, क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से इनको नंबर दिए जाते हैं। हर एक एंजाइम का एक कोड होता है। लेट्स से एक एंजाइम है, ईसी से स्टार्ट किया जाता है कोड, एंजाइम कोड। उसके बाद लेट्स से 4 3 3 2 ये कोड है, ठीक है। तो इस कोड में जो सबसे पहला डिजिट होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है क्लास को। यानी कि ये जो भी एंजाइम होगा ना, वो लाइसिस कैटेगरी का होगा। अगर इसमें 1 होता तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेस होता, सेकंड होता तो ट्रांसफरेज होता। तो इस तरीके से जो फर्स्ट नंबर है वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड सब क्लास को, थर्ड जो है वो सब क्लास को, और लास्ट वाला जो है वो इंडिविजुअल एंजाइम को। इसीलिए एंजाइम कोड के बेसिस पे आप डायरेक्टली फिगर आउट कर सकते हो कि ये एंजाइम जो है वो किस पर्टिकुलर तरीके से काम करता होगा, ठीक है। तो इसीलिए सिक्वेंशली याद करना है, फाइन। यानी कि OTHLIL, जिसमें से पहला एल लाइस है, दूसरा वाला लाइगेस है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम्स एंड कंप्लीटली अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। तो यहां से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बायोमोलिक्यूल्स, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं बहुत अच्छे से डील करने हैं। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स के बारे में, एंजाइम्स के बारे में आप फ्रीक्वेंटली पढ़ते रहोगे आगे, ठीक है। बार बार चीजें रिपीट होनी है, तो बहुत ध्यान से पढ़ोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बेस है ये चैप्टर, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की रिलेट करते हुए चैप्टर डील करने हैं। चैप्टर को पीछे नहीं छोड़ना है, चैप्टर को एसोसिएट करते हम आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के बाद 11 से मैं ले रही हूँ सेल, जिसमें अगेन सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स भी हमें डील करने हैं, जहां पे हमें बायोमोलिक्यूल चैप्टर की हेल्प लगेगी, ठीक है। सो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और फिर मूव करते हैं सेल पे।